अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। K24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाजरीन, मुल्क की 3 अहम और बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। खबर रखने से पहले अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाया करें। नाजरीन, सबसे पहली खबर जिससे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ वह है हमारे प्यारे मुल्क भारत से। सबसे बड़ी खबर ये जुड़ी हुई है कि जो कोरोना वायरस को लेकर के है। कोरोना वायरस जो पूरी तरह से इस वक्त हमारा मुल्क चपेट में है और चारों तरफ डॉक्टर्स, हमारा प्रशासन बुरी तरह से लड़ रहा है इसके साथ में, और पूरे मुल्क में मुख्तलिफ हिस्सों में लॉकडाउन की हालत है। इसी अपडेट को चलते हुए सामने मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि इस वक्त सूबा कर्नाटक के अंदर मुसलसल इस वक्त लॉकडाउन की हालत है और लोग सहमे हुए, डरे हुए अपने घरों में मौजूद हैं। पूरी तरह से इस वक्त पूरे सूबा कर्नाटक में लॉकडाउन लगा हुआ है। 7 जून तक लॉकडाउन की तारीख पहले ही मुकर्रर है, लेकिन अभी सीएम येडियुरप्पा के एक बयान के बाद एक नया अपडेट सामने आया है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कर्नाटक में अभी नहीं मिलेगी लॉकडाउन में ढील, ये कहा है सीएम येडियुरप्पा ने। कर्नाटक में लॉकडाउन के विस्तार अटकलों के बीच राज्य में मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने बुधवार को संकेत दिया कि सख्त उपाय जारी रहेंगे। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना वायरस पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आया है और बीएस येडियुरप्पा ने यह भी कहा है कि गांव में, खेड़ों में, करियों में कोरोना वायरस का संक्रमण अभी कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता हुआ जा रहा है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कर्नाटक में आपको बता दूं, कर्नाटक में वर्तमान में 7 जून तक लॉकडाउन लगाया है और इसे आगे बढ़ाने की अटकलें अभी लगाई जा रही हैं। बीएस येडियुरप्पा ने कहा है कि लॉकडाउन के संबंध में जो उपाय किए जाने की आवश्यकता है उन पर निर्णय लिया जाएगा। सभी के साथ चर्चा करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने निर्यात उद्योग में शामिल लोगों को अनुमति देने का फैसला किया है। यानी यह है कि 7 जून के बाद में सीएम येडियुरप्पा का जो बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा है कि 7 जून के बाद में जिन इलाकों में या जिन इजला के अंदर, जिन जिलों में ये बात है कि वहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण कम है, वहां पर कुछ छूट दी जाएगी। दुकानदारों को, व्यापारियों को, जो छोटे व्यापारी, उनको छूट दी जाएगी। नाज़रीन, इसके आगे जो लॉकडाउन की हालत रहेगी और जो भी अपडेट आएगा हम आपके सामने जरूर रखेंगे। इसी के चलते नाज़रीन, दूसरी और बड़ी खबर जो बड़ी शर्मसार कर देने वाली खबर है, मैं आपको बताता चलो, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं ये खबर आपके सामने रखने से, लेकिन मैं इस शर्मिंदगी से पहले ये बता दूं, ये पहले ही अखबारों के अंदर आ चुकी है, उनकी सुर्खी में ये खबर आ चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार आपको बता रहा हूं कि सेना के एक जवान ने महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में 8 साल की बच्ची के साथ टॉयलेट में ले जाकर के बलात्कार करने की कोशिश की। नाज़रीन, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बाद में बच्ची ने पुलिस को जवान का हुलिया बताया, जिसकी सहायता से आरोपी को पकड़ा जा सका। उन्होंने बताया कि यह घटना गोवा निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन में वारदात हुई है। अब मैं खुलासा कर देता हूं आपके सामने। नाज़रीन, ये गोवा से ट्रेन निकली थी और दिल्ली जा रही थी। बीच में कुछ यात्री चढ़े हैं, मुसाफिर चढ़े हैं, जिनके साथ में 8 साल की बच्ची थी। जब रात होने पर खाना खा लिया, खाने के बाद सब सो गए हैं, बच्ची भी सो गई। ये जवान उठा है और इसके अंदर का जो शैतान था वो जागा है, और जागने के बाद इसने बच्ची को, सोती हुई बच्ची को अपने हाथों पर उठाया और टॉयलेट के अंदर ट्रेन में लेकर के चला गया। और वहां जाने के बाद फिर इसने बलात्कार के इरादे से उस बच्ची के कपड़े खोलने की कोशिश करी, जिससे बच्ची बेदार हो गई, नींद से उठ गई। और उठने के बाद जब बच्ची ने यह देखा कि मैं अपने माता पिता से अलग हूं और एक ट्रेन की टॉयलेट के अंदर हूं, तो वो चिल्लाई। और चिल्लाने के बाद ये होश खो बैठा अपना, ये सेना का जवान होश खो बैठा अपना। और होश खोने के बाद इसने जो दर्दनाक वारदात की है, दरवाजा खोला और उस बच्ची से कहा, मैं तुम्हारी माता के पास लेके जाता हूं। बाहर निकला और बाहर निकल कर इसने उस बच्ची को रात के अंधेरे में ट्रेन से नीचे फेंक दिया। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके। मोमेंट ऐसा सामने आया कि बच्ची को जब फेंका गया,
अल्लाह का शुक्र है ट्रेन बहुत स्लो मोमेंट पे थी, बाहर फेंका गया। महाराष्ट्र पुलिस ने एक बड़ा काम ये किया है कि वो बच्ची वहां से उठाई, वो बच्ची उनको मिल गई, और बच्ची को मिलने के बाद में बच्ची के जिस तरह से बच्ची ने जो सूरत हाल बताई, और बताने के बाद में आपको बताता चलूं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बाद में बच्ची ने पुलिस को जवान का हुलिया बताया, जिसकी सहायता से आरोपी को पकड़ा जा सका। उन्होंने बताया कि यह घटना गोवा निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन में पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले में लोणद और सालपा रेलवे स्टेशन के बीच में यह वारदात को अंजाम दी गई है। आपको बताता चलूं, एक रिपोर्ट के अनुसार अहमदनगर में पुलिस को यह बच्ची मिलने के बाद अहमदनगर जैसी पहुंची, वहां पर पुलिस पहुंच गई, महाराष्ट्र पुलिस, और जाने के बाद में फौरन ट्रेन के पूरे दरवाजे बंद कर दिए गए और फौरन जांच चालू की गई, तो ये जवान पकड़ा गया। आगे ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया, इस पर कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन, ये खबर बड़ी दर्दनाक है कि पूरे मुल्क में हमारी बच्चियों का हाल इस वक्त क्या है और इनकी हिफाजत करने के क्या है। अब आपको एक और खबर में बताता चलो नाज़रीन, हम अपने चैनल के माध्यम से जरूर आपको कहना चाहते हैं कि हक बात, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हक बात जरूरी है कि जनता तक पहुंचाई जाए। इसी तरह से नाज़रीन, एक और खबर मेरे सामने आई है दिल्ली की। दिल्ली में एक इलाका आता है लोनी, मस्जिद में पानी लेने गई थी नाबालिग बच्ची, और मस्जिद में रहने वाले एक मौलाना ने उस बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया है, जिसकी उम्र बताई जा रही है सिर्फ केवल 11 साल। आपको बता दूं, उत्तर पूर्वी दिल्ली की एक मस्जिद में पानी लेने गई 12 साल की एक नाबालिग, एक रिपोर्ट 12 साल और दूसरी रिपोर्ट 11 साल की एक नाबालिग लड़की दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने 48 साल के एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर निवासी मौलवी को गाजियाबाद के लोनी जिले से सोमवार को सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। खुलासा खबर का यह है कि पुलिस ने बताया कि आरोपी गाजियाबाद के लोनी जिले में रहता है और 4 बच्चों का बाप है। 48 उम्र है, 4 बच्चों का बाप है, मस्जिद में नमाज पढ़ाती है। खुलासा मैं बाद में करने वाला हूं आपके सामने। 4 बच्चों का पिता है। यह घटना रविवार शाम को घटित हुई। लड़की ने घर लौटकर अपनी माता पिता को आप बीती बताई। लड़की के माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। इसके बाद इस मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया। मस्जिद के अंदर बलात्कार किया गया है 12 साल की लड़की से। अब बात है, आपको कह रहा हूं, लेकिन आपकी तवज्जो एक खास तरफ दिलाना चाहता हूं, जो बड़े दिनों से मैं तड़प रहा हूं इस चीज के। 10 साल हो गए मुझे, 10 साल ये चीज बोलते हुए। मैं लोगों से बोलता हूं, इनफरादी तौर पर बोलता हूं कि ये नुकसान क्यों होते हैं हमारी मस्जिदों के अंदर, ये हम नहीं समझ पाते। आजकल के जमाने में जिसके दाढ़ी हो, टोपी और जुब्बा पहले वो मौलाना है, उसे मौलाना बोला जाएगा, ये मौलाना है, मौलवी है। रिपोर्ट के अनुसार हमारे पास ये रिपोर्ट पक्की आई है कि ये कोई आलिम नहीं था, इतना बड़ा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मस्जिद में इमामत करता था, मियाँ जी था। जो आज हम देखते हैं ना कि मस्जिद के जिम्मेदारान को आलिम उलमा रखना बड़ा मुसीबत होता है। किस लिए? 2 नुकसान होते हैं, एक बड़ी तनख्वाह देनी पड़ती है और उसकी हक बात सुननी पड़ती है। उससे बेहतर ये चाहते हैं कि कोई छोटी तनख्वाह का मिले, कोई मियाँ जी मिल जाए, बस उसे कुछ सूरा याद हो, इमामत चालू कर दे। मैं 10 साल से मुसलसल ये आवाज उठाता हूं कि आप जब किसी इमाम को रखते हैं, सबसे पहली बात उसका आधार कार्ड, उसका प्रूफ अपने पास रखें। दूसरे, उसकी सर्टिफिकेट देखें, ये आलिम है, कितना पढ़ा है, कहां तक पढ़ा है, इसकी डिग्री क्या है। अरे एक इमाम की, एक आलिम की एक डिग्री होती है। ऐसे कोई जुब्बा टोपी पहना, 10 सूरत याद कर ली, इमामत चालू कर दिया, उसे इमाम कैसे मान? ठीक है, नमाज हो जाएगी, मैं मानता हूं, लेकिन वो जिस गद्दी पर आ रहा है वो हमारा सर का ताज है। इमाम किसे कहते हैं? सर का ताज होता है। लेकिन ये नाअहल अगर इमामत करेंगे, इमामत के बाद ये क्या करेंगे, आपके सामने रिपोर्ट है, फिर ऐसे हालात पेश आएंगे। इसलिए मैं एक बार और कहना चाहूंगा, तमाम कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की मसाजिदों के जिम्मेदार की तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा इस तरफ कि अपनी मस्जिद में जब भी किसी आलिम को रखें तो पहले उसकी सर्टिफिकेट देखें, इनकी डिग्री कहां तक है। किसी अच्छे आलिम को रखें, किसी अच्छे हाफिज को रखें, ताकि आलिम जब होगा तो उसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ होगा, वो कोई गलत कदम नहीं उठा सकता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि कम तनख्वाह में इमाम मिल जाए, बस 5 वक्त की नमाज पढ़ा ले, फिर उसका हमारा रिश्ता खत्म है, हम जो भी करते हैं